कभी सोचा है, एक ऐसा दस्तावेज जो 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की उम्मीदों, उनके सपनों को अपने अंदर समेटे हुए हो। वो दस्तावेज है भारत का संविधान। और आज हम उसके दिल की धड़कन, उसकी आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे, यानी प्रियम्बल या प्रस्तावना को। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक राष्ट्र का अपने हर नागरिक से किया गया वादा है। इसकी अहमियत कितनी है, ये समझने के लिए चलिए इस दमदार बात से शुरू करते हैं। ठाकुर दास भार्गवो, जो संविधान सभा के एक बहुत ही दूरदर्शी सदस्य थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। सोचे कितनी बड़ी बात है ये, है ना? ये हमें तुरंत बता देती है कि हम किसी आम कानूनी दस्तावेज की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आत्मा ही नहीं है, प्रस्तावना को संविधान का दिल, उसका आईना और उसकी अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स भी माना जाता है। जैसे किसी किताब का इंडेक्स हमें बताता है कि अंदर क्या मिलने वाला है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना हमें पूरे संविधान की एक झलक दिखा देती है। ये सच में हमारे संविधान का एक छोटा मिनिएचर वर्जन है। अच्छा, तो इस आत्मा को सचमुच समझने के लिए हम 4 हिस्सों में एक सफर तय करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पैदाइश की दिलचस्प कहानी जानेंगे। फिर हम उन 5 शब्दों को समझेंगे जो भारत के वजूद को तय करते हैं। इसके बाद हम उन वादों को देखेंगे जो ये हर नागरिक से करती है। और आखिर में उस नाटकीय कानूनी कहानी को समझेंगे जिसने संविधान में इसकी जगह पक्की की। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं इसकी उत्पत्ति की कहानी। देखिए, हर महान चीज की एक जड़ होती है और प्रस्तावना की कहानी एक नए राष्ट्र के लिए देखे गए सपनों और उम्मीदों की कहानी है। आइए जरा गहराई में उतरते हैं। तारीख थी 13 दिसंबर 1946। भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था और इस ऐतिहासिक पल में जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये एक नए राष्ट्र की आत्मा का ब्लूप्रिंट था। और जानते हैं, यही दूरदर्शी प्रस्ताव कुछ बदलावों के बाद हमारी प्रस्तावना बना, जिसे आज हम जानते हैं। इसीलिए इसे कभी कभी उद्देश्य का भी कहा जाता है। तो अब जब हम इसकी पैदाइश के बारे में जान गए हैं, तो चलिए इसके शब्दों को ही समझते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत में ही 5 बेहद ताकतवर शब्द हैं। ये 5 शब्द उन खंभों की तरह हैं, उन पिलर्स की तरह जिन पर भारतीय राष्ट्र की पूरी इमारत टिकी है। ये 5 स्तंभ है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। और हां, एक बात पर गौर कीजिएगा, ये इसी क्रम में लिखे गए हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये क्रम भारत के लिए देखे गए सपने की प्राथमिकताओं को दिखाता है, जिसकी शुरुआत सबसे बुनियादी चीज से होती है, हमारी आजादी। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो भारत अपने घर का मालिक खुद है। कोई भी बाहरी ताकत हमें ये नहीं बता सकती कि हम अपने अंदरूनी मामले कैसे चलाएं या हमारी विदेश नीति क्या होगी। हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, बस। इसके बाद आते हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। भारतीय समाजवाद का मतलब है हर चीज पर सरकारी कंट्रोल नहीं, बल्कि इसका लक्ष्य है कि देश के संसाधनों का फायदा आम लोगों तक पहुंचे और अमीर गरीब का फर्क कम हो। और पंथ निरपेक्ष भी उतना ही अहम है, मतलब राज्य का, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है। और आखिर में लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। लोकतंत्रात्मक का मतलब है सरकार लोगों की है, लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के लिए ही काम करती है। और गणराज्य, इसका मतलब है कि हमारे देश का मुखिया यानी राष्ट्रपति चुना जाता है। वो किसी शाही खानदान से नहीं आता, ये पद विरासत में नहीं मिलता। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि भारत क्या है, अब हम प्रस्तावना के उस हिस्से पर आते हैं जो इसका दिल है। वो वादे जो ये भारत के हर एक नागरिक से करती है। ये वो लक्ष्य हैं, वो गोल्स हैं जिन्हें हासिल करने के लिए हमारा राष्ट्र हमेशा कोशिश करता है। पहला वादा है न्याय का, लेकिन सिर्फ कोर्ट वाला न्याय नहीं। प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा करती है। मतलब एक ऐसा समाज बनाना जहां जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, आर्थिक असमानता कम हो और यह पक्का हो कि राजनीति में हर किसी की आवाज सुनी जाए। न्याय का ये आइडिया रूसी क्रांति से प्रेरित था। इसके बाद है स्वतंत्रता का वादा। यह हमें सोचने की, बोलने की, किसी भी चीज में विश्वास रखने की, किसी भी धर्म को मानने की और पूजा पाठ करने की आजादी देती है। ये वो पर्सनल फ्रीडम्स हैं जो किसी भी लोकतंत्र की जान होती हैं। और इन विचारों की जड़ें हमें मिलती हैं फ्रांसीसी क्रांति में। और फिर है समता, यानी बराबरी का वादा।
प्रस्तावना स्टेटस और मौके दोनों की बराबरी पक्की करती है। मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं और सभी को आगे बढ़ने के लिए बराबर मौके दिए जाएंगे। ये आदर्श भी फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित हैं। और अब हमारे सफर का आखिरी हिस्सा, एक रोमांचक कानूनी बहस जो दशकों तक चली। सवाल ये था, क्या प्रस्तावना सिर्फ एक खूबसूरत इंट्रोडक्शन है या ये संविधान का एक असली, लागू करने लायक हिस्सा है? और अगर है तो क्या इसे बदला जा सकता है? इस सवाल के जवाब ने सब कुछ बदल दिया। यहां हम भारत के कानूनी इतिहास में एक जबरदस्त यू टर्न देखते हैं। सोचिए, 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन ठीक 13 साल बाद 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने अपना ही फैसला पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने ऐलान किया कि प्रस्तावना वाकई में संविधान का एक अभिन्न अंग है। इस एक फैसले ने एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया, क्योंकि अब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा थी तो इसका मतलब था कि संसद इसमें बदलाव कर सकती थी। और ठीक यही हुआ। 1973 के फैसले के ठीक 3 साल बाद 1976 में 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में बदलाव किया गया। तो इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? जवाब आपको हैरान कर सकता है। सिर्फ एक बार। अपने पूरे इतिहास में प्रस्तावना में केवल एक बार बदलाव किया गया है। यही बात बताती है कि इसके मूल सिद्धांत कितने मौलिक और स्थायी हैं। और उस इकलौते संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए? वो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। वैसे तो ये शब्द पहले से ही संविधान की भावना में मौजूद थे, लेकिन इस संशोधन ने उन्हें साफ साफ प्रस्तावना का हिस्सा बना दिया। चलिए, इन सारी बातों को अब नंबर्स में समेटते हैं, याद रखने में आसानी होगी। 5 लक्षण जो भारतीय राज्य को परिभाषित करते हैं। 3 तरह का न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समता का वादा। इतिहास में सिर्फ एक संशोधन जिसने 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े। ये अंक प्रस्तावना की पूरी कहानी संक्षेप में बता देते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। प्रस्तावना भारत के संस्थापक सिद्धांतों को हमारे सामने रखती है, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में ये आदर्श कितने प्रासंगिक हैं? हम न्याय, स्वतंत्रता और समानता के इन वादों को हर दिन कैसे पूरा करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा, क्योंकि संविधान की आत्मा हम नागरिकों के जरिए ही जिंदा रहती है।